Welcome back to Divine Learning Center online batch. Today we are starting very interesting topic, that is wave optics. जितना जल्दी होगा 1 या 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. रे मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है, बहुत अच्छा रिस्पांस है. अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी. और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेव थ्योरी. रे हम पढ़ चुके हैं तो ऑफकोर्स वेव तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो रे भी पढ़ रहे हैं, वेव भी पढ़ रहे हैं. आखिर लाइट है क्या? तो वेव थ्योरी पढ़ने से पहले ये समझ में आना चाहिए हमको कि वेव डिक्लेयर है उसके पहले कितनी अलग अलग थ्योरीज आई थी. तो सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी. कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी वो एक्चुअली न्यूटन ने दी थी. न्यूटन ने ये बोला था कि जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हमने कॉर्पसल्स बोला था. लेकिन फिर उससे इंटरफेरेंस डिस्कवर हो गया, या उससे आप प्रोपोगेशन बता सकते हो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ ये प्रूफ कर पा रहा था. लेकिन फिर दूसरे आए, वेव थ्योरी आई लाइट की, हाइगन्स, जो हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हाइगन्स प्रिंसिपल है ना, तो वो हमको ये पूरा चैप्टर ही हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर चलने वाला है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है. तो उसने ये बताया कि जो वेव्स है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, फिर वो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करती है. वो हमको प्रूफ भी करना है इस चैप्टर में. फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का लाइट का क्या मतलब है कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, और ये ट्रांसवर्सल होती है. फिर आया प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट. प्लैंक्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, क्योंकि इसने बताया कि स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, उस फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है. और इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था. इसी के बाद जो है ना मेन हीरो आया था. कौन था वो मेन हीरो आया था? वो कौन था? वो था डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने बताया कि जो वेव है, जो लाइट है, वो आप सबके साथ प्ले कर रही है. आप सब आपस में लड़ो मत. वेव है, रे है, वेव है, वो दोनों है. तो उसने ड्वेल नेचर ऑफ लाइट को बताया. क्या बताया? ड्वेल नेचर, कि वो वेव भी है, वो पार्टिकल है. बिल्कुल आप बच्चों की तरह क्लास में बैठे होते हो तो एकदम वेव की तरह उड़ते हो, है ना, फैलते हो. लेकिन जैसे एग्जाम पेपर आता है तो छोटे से पार्टिकल की तरह बन जाते हो, कुछ नहीं आता. तो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है किसके? लाइट के. वेव नेचर है तो कैसे वेव नेचर है? डी ब्रॉगली ने वो बताया कि ड्वेल नेचर है उसका, पार्टिकल और वेव्स दोनों की तरह वो बिहेव करती. इस चैप्टर के अंदर टुडे इन दिस चैप्टर हाइगन्स थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर नीट आईआईटी आल्सो. इसके अंदर हम देखेंगे कि वेव फ्रंट और रे क्या होता है. हाइगन प्रिंसिपल पढ़ना है हमको. उसके पहले 2 में टर्म्स नए. रे तो पुराना टर्म है, वेव फ्रंट आपके लिए नया टर्म है. तो वेव फ्रंट क्या है? वो सरफेस है या लोकस ऑफ पॉइंट्स है. लोकस मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, कोई भी एक प्रॉपर्टी सेम हो सकती है. तो वो पॉइंट है जो सेम फेस के अंदर आगे की तरफ बढ़ती है. वेव के शेप को बताता है वेव फ्रंट. कंसेप्ट क्या है कि वेव जो है वो स्पेसिफिक टाइम में कितना वाइब्रेट हो रहा है ना. और जो रे होता है, अगर हम रे की बात करें तो रे क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन देती है, कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, उधर ऐसा एरो बना हुआ होता है. इसमें 90 डिग्री पे होती है किसके? वेव फ्रंट के, है ना. तो रेस जो होती है वो हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है किसके? वेव फ्रंट के. ये याद रखना है. तो फैमिली ऑफ रेस फॉर्म वेव. फैमिली ऑफ रेस फॉर्म वेव्स, और वो हमेशा वेव फ्रंट के कैसे होगी? परपेंडिकुलर. सो बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इट स्टेट्स कि हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे है वो नई वेव फ्रंट का नया सोर्स बन जाता है. मतलब हर पॉइंट से नई वेव फ्रंट निकलेगी, और जो नई वेव फ्रंट उस पॉइंट से निकलेगी, जहां पर भी ये वेव फ्रंट, दूसरी जो वेव फ्रंट बनेगी उसकी स्पीड, हर वेव फ्रंट की स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि वो कौन से मीडियम में है. उस मीडियम ऑफ अ स्पीड ऑफ अ लाइट पे वो डिपेंड करने वाली है. टाइम जो टेकन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने का, वो हमेशा सेम होगा. टाइम कैसा होगा? सेम होगा.
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, राइट। और सिलेंड्रिकल वेव्स में तो हमेशा सेम ही होता है। नेक्स्ट है, हम इसके डायग्राम को थोड़ा समझ लें। मान लो ये सोर्स है, यहां से ये एक वेव फ्रंट बनती है। अब इसमें बहुत सारे कुछ आप पॉइंट्स ले लो, है ना। ये सब वेव फ्रंट्स, यहाँ से वेव फ्रंट्स बनाएंगे, एक ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर, और ये इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, नई वेव फ्रंट बनाएंगे जो यहाँ पहुंचेंगी। फिर ये जो पॉइंट्स है ये नई वेव फ्रंट बनाएगी, और एक वेव फ्रंट को यहां से यहां तक आने में और दूसरी वेव फ्रंट को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कैसा लगने वाला है, सेम लगने वाला है। ये कंसेप्ट याद रखना। ये हाइगन्स के 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ना है कि क्या हाइगन्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करता है, और अगर करता है तो कैसे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एक प्रॉपर डायग्राम मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको भी समझा देती हूँ, आप समझ लो। हमें करना क्या है वो समझ लो, क्योंकि ये डायग्राम बुक में किसी बच्चे को समझ नहीं आता। रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे सरफेस लेनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पे मिरर ले लिया है, ये मैंने क्या ले लिया है, क्या ले लिया, मिरर। फिजिक्स लेने के बाद घर का मिरर थोड़ा कम देखते हैं जितना हम पढ़ाते टाइम मिरर का यूज करते हैं। चलो, ये 2 मैंने रे लाई, एक, अच्छा एक मैं पहले से ही एक कंसिडरेशन कर देती हूँ कि दोनों रेस जो है वो पैरेलल आई जाएंगी। कैसे, एक ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी। कैसे जाएंगी, ऑफ कोर्स दोनों पैरेलल जाएगी। अब दूसरी चीज, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, यहां से ओ दे दूं, इसको नाम मैं दे दूं सी। यहां पर अब मैं बोलूं कि एक वेव फ्रंट में बनाऊं जो यहां से यहां तक जाएगी, ये गई इधर, ये ए नाम दे दिया। एक यहां से जाएगी, कौन सी हो गई, बी, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई। और ये कैसी हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलो, अच्छा यहां पे नॉर्मल बनेगा, यहां पर भी नॉर्मल बनेगा। ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये जा रहा है एंगल आर। मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल आई और एंगल आर को क्या प्रूफ करना है, इक्वल, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये जो आर है और ये आर सेम होगा, ये जो आई है और वो आई सेम होगा, पैरेलल है। तो मेरे को अगर इन दोनों को भी मैं प्रूफ कर दूं आई आर, तो भी मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाता है। अब एक जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो समझेंगे, ये जो वेव फ्रंट अभी मैंने सबको बताया, जो वेव फ्रंट है वो और रे आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये कैसे है, आपस में 90 डिग्री पे है। दूसरी बात, जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के 90 डिग्री होता है। डायग्राम में थोड़ा सा वापस बनाऊं, क्योंकि देखो ये 2 पैरेलल रेज ले लो, ये यहां से ऐसे ले लो, ये नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, ये मिरर है ना। ये O, ये C, यहां से एक, अच्छा बताओ ये I है, ये क्या होगा, R होगा। फिर ये यहाँ पे हमारी I है, ये यहाँ पे R है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये I, ये I, ये R, ये R इक्वल है। तो इसीलिए मैं कई बार R नहीं लिखूंगी, इसको मैं हटा दूंगी, ये आई और ये ही आर लिखूंगी खाली, ठीक है। अब मैं क्या, मेरे को पता है नॉर्मल जो है सरफेस से कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है 90 डिग्री पे। ये भी नहीं लिख रही हूं, ध्यान रखना। चलो, यहां से एक वेवलेट बनाई, वेव फ्रंट बनाई मैंने ए, यहां से मैंने बनाई एक बी। ये जो होती है ये हमारे इससे कितनी होती है, 90 डिग्री पे आती है, तो ये यहां से 90 डिग्री पे होगी, ये यहां से 90 डिग्री पे, तो इतना ही गैप आ रहा है। मतलब ये एंगल पूरा कितना होगा, आर ही होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। जो कॉमन गैप होता है वो हटके बाकी एंगल इक्वल होते हैं, जो समझे। देखो अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो AOC, दूसरा ट्राइंगल ले लो BOC। देखो OC तो दोनों में भाई कॉमन हो गया, पढ़ा ना 9th में कॉन्ग्रुएंसी, OC कॉमन। उसके बाद ये एंगल कितना बनाती है वेव फ्रंट, इससे 90 डिग्री का, तो ये भी 90 का बनाएगी। तो एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल CBO ईच 90 डिग्री। अच्छा एक और मैं लिखूंगी, जो समझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। OA और BC इक्वल होगा, OA और BC इक्वल होगा
टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज इक्वल इन सेम मीडियम दैट इज स्टेट्स बाय हाइगन। तो ये कैसे होंगे, दोनों अभी इक्वल होंगे। तो 1 2 3 थिंग्स मिल गई। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एंगल देखो कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। इससे क्या हो गया, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BC, ओके, CP CT से, एंड हेंस एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो रिफ्लेक्शन की जो मस्ट कंडीशन होती है I और R इक्वल होना चाहिए, वो हाइगन ने भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। कैसे होता है इन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हम ले कैसा रहे, हमने एक सरफेस ले लिया है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये ले लिया हमने नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट रे, ये आई है। अभी क्या हो जाएगा, डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। आर और आई अभी इक्वल नहीं है। दूसरी कोई रे ले लो यहाँ पर जो आ रही होगी। तो एक यहाँ से ले लेते हैं हम वेव फ्रंट, एक रिफ्रैक्टेड ले लेते हैं वेव फ्रंट। अब देखो इनका डिस्टेंस सेम नहीं है। अब इसको नेम दे दो, O दे दो इसको नाम, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। तो इस तरीके से हमने कुछ नाम दे दिए इनको, है ना। हमें पता है वेव फ्रंट कैसी होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ये भूलना नहीं है हमको। हमें प्रूफ क्या करना है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू जो भी है V1 अपॉन V2, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर ये आई है तो अभी मैंने बताया आपको ये 90 डिग्री होगा, ये हमारी वेव के साथ जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। तो बचा हुआ जो पार्ट होगा ये भी हमारा कितना होगा, आई होगा, और वैसे ही हमारा ये आर होगा। अब प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, साइन आई और साइन आर निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले साइन आई निकालो। साइन आई कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो OA अपॉन OC, ये वाले ट्राइंगल में देख लो OAC में ट्राइंगल OAC। वैसे ही अब ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ BOC, तो साइन R कितना आ जाएगा मेरे पास, BC अपॉन OC। हमें रेशो निकालना है किसका, साइन I अपॉन साइन R का, वो होता है OA अपॉन OC अपॉन BC अपॉन OC कैंसल, OA अपॉन BC आया। अब OA क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ये क्या है, BC, ये भी रिफ्लेक्टेड रे का डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, V इंटू टी। तो फर्स्ट वाले में V1 इंटू टी ले लो और इसको ले लो V2 इंटू टी। ये D क्या है यहाँ पे, OA, ये यहाँ पे क्या है, BC। तो ये ले लो यहाँ पर V1T अपॉन V2T, T से T कैंसल, तो OA अपॉन BC कितना आया, V1 अपॉन V2, मतलब साइन I अपॉन साइन R कितना आया, V1 अपॉन V2। और ये स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दिया, मतलब रिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया। इसी का उल्टा एक और केस आप देख सकते हो, जिसमें आप लोग क्या करोगे, डेंसर टू रेयर ले लो, है ना। डेंसर टू रेयर ले लोगे तो भी मान लो ये हमारी I थी, है ना, ये क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, ये R हो गया, है ना। अभी ये हमारी जो रे आई है यहाँ पे, इसके यहाँ से दूसरी एक और रे ले लेते हैं हम, मान लो, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट मैंने ये ले ली, दूसरी मैंने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये ले ली। इसको भी नेमिंग दे दो, A B C D नेमिंग दे दो इसको, है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होगा, भूलना नहीं है आप लोगों को, है ना। ये I हमारे लिए हो जाएगा, ये हमारे लिए R हो जाएगा। ट्राइंगल कौन सा ले लोगे इस बार, ABC, उसमें से क्या निकलेगा, साइन I निकलेगा। क्या होगा साइन I, AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, AC। साइन R कितना हो जाएगा आपके लिए इस बार, फिर से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD, है ना, ये 90 डिग्री पे बनेगा, साइन R AD अपॉन AC। हमें रेशो निकालना है साइन I और साइन R का, AC से AC कट जाएगा, AB अपॉन AD आ जाएगा। AB इस वेव फ्रंट का डिस्टेंस है, DC इस वेव फ्रंट का डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इसका जो V1T अपॉन V2T, और वो वापस से V1 अपॉन V2 आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ V1 मान लो, यहाँ पे स्पीड ऑफ V2 मान लो। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन, वेरी इजी। तो अगर ये रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर देता है तो क्या चाहिए, हाइगन्स प्रिंसिपल एक ही चीज को बोलता है कि सोर्स से जो वेव्स निकलती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, देयर इज नो बैकवर्ड वेव। जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी हो, ट्यूबलाइट जैसे जल रही है तो वेव्स निकल रही है। अच्छा एक बात बताओ, पीछे कोई वेव्स जा रही है क्या,
ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के पीछे वेव्स जाती है लाइट की कि हाँ या ना? जाती है। क्यों? हमें दिखती नहीं क्योंकि वो वॉल है, वो वहां पे डिसमिस हो गई, लेकिन फॉरवर्ड हर जगह पे। देखो फिजिक्स में बैकवर्ड का मतलब ये नहीं है कि पीछे रे नहीं जाएगी, बैकवर्ड का मतलब ये है कि इंटरनल, जैसे इसके दो पार्ट, एक अंदर एक बाहर, तो बाहर की तरफ, चारों डायरेक्शन में से बाहर की तरफ वो वेव्स निकलेगी। यही हाइगन प्रिंसिपल है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करता है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको अगर मैं डिफरेंट शेप्स पे इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट हमको कैसी मिलती है। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म ले लिया मैंने। अब इस प्रिज्म में हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये मेरी प्लेन वेव फ्रंट है AB, ये ऐसी इंसिडेंट होगी, ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी, तो ये यहाँ पर आके बेंट हो जाएगी, ये यहाँ पर आके बेंट हो जाएगी। तो मुझे जो वेव फ्रंट है वो यहाँ पर मिलेगी, A डैश B डैश। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये हमारी इंसिडेंटेड वेव फ्रंट है। अच्छा, अगर इसको मैंने कॉन्वेक्स मिरर लेंस में रखा तो सीधी आएगी, तो ये क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा। यस, जो स्ट्रेट आएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे एक ऐसी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलती है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक मिरर रख दिया इस तरीके से, तो इंसिडेंट होके अंदर आएगी, ये भी इंसिडेंट होके अंदर आएगी, और इस तरीके से मुझे एक वेव फ्रंट मिलेगी। यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये एक मेरे को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगी। तो ये 3 केसेस हैं, MCQ में या फिर 1 मार्क में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर आप लोग दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरफेरेंस, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ करते हैं। इंटरफेरेंस होता क्या है, देखो जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रेवल करती है जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है और जिसका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या तो 0 है, तो वो उस रीजन में सुपरपोज हो जाती है। सुपरपोज होने के कारण उनकी इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होती है या तो मिनिमम होती है। ये मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी इन बैंड्स के तरह दिखाई जाती है। अगर ये ब्राइट बैंड आ रहा है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो उसकी बड़ी है, इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हुई है, तो ब्राइट फ्रिंज देती है, इसलिए इसको इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न का डायग्राम भी बोला जाता है। सोर्स से लाइट निकल रही है, 2 स्लिट्स आई, लाइट्स और निकली। वेव्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्रेस्ट और ट्रफ। अगर पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट के साथ जुड़ जाए, या फिर पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ के साथ जुड़े, मतलब ये एक वेव दूसरी वेव भी इसके क्रस्ट से क्रस्ट जोड़े, ट्रफ से ट्रफ जोड़े, तो ये क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे केस को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी का उल्टा अगर कोई वेव है, दूसरी वेव इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिले, तो जो नई वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, कम इंटेंसिटी वाली बनेगी। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, इसको करने के लिए हमें वेव की इक्वेशन देखनी पड़ती है, वो कैसी होती है। तो हाइगन प्रिंसिपल लगाते हुए हम कंडीशन निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जिसके लिए हम पेज ले लें दूसरा। 2 वेव्स है, पहली वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या ले लें हम, y = a1 sin ओमेगा t। दूसरे की मैं ले लूं y2 = a2 sin ओमेगा t। ये 2 मेरे पास क्या आ गई, वेव की इक्वेशंस आ गई। अब अगर मुझे सुपरपोजिशन लॉ लगाना है तो y कितना हो जाएगा, y1 + y2, मतलब मैं इन दोनों को क्या कर दूं, a1 sin ओमेगा t + a2 sin ओमेगा t + phi, दोनों को मैं ऐड कर दूं। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, क्या मैं इसको खोल सकती हूँ, साइन a + b का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होगा, a1 sin ओमेगा t + a2, ये फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, sin a cos b, मतलब sin ओमेगा t cos phi + cos ओमेगा t sin phi। और इसको अगर हम खोल दे तो क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t + a2 sin ओमेगा t cos phi + a2 cos ओमेगा t sin phi, हो जाएगा ऐसा। इन दोनों में क्या कॉमन है, sin ओमेगा t कॉमन है, तो मैं ले लूँ a1 + a2 cos phi, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin ओमेगा t। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, a2
कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अभी यहाँ पे इस टर्म को a1 प्लस a2 कॉस फाई को अगर मैं क्या मान लू, a कॉस थीटा मान लू, क्या मान लू, a कॉस थीटा मान लू, a प्लस a2 कॉस फाई को मैं क्या मान लू, a कॉस थीटा, और वहां पर से जो मेरा है a2 साइन फाई को मैं a साइन थीटा मान लू, तो मेरी ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा मेरे लिए a cos थीटा साइन फाई, है ना, a cos थीटा साइन ओमेगा टी, सॉरी ये ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी ले, a cos थीटा साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या हो जाएगा दूसरा a2, नहीं a2 तो हटा दिया, a साइन थीटा cos ओमेगा टी। इस तरीके से मेरे को इक्वेशन मिलती है, जो कि वापस से फॉर्मूला हो जाता है किसका, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। तो इस तरीके से मुझे टोटल y का सुपरपोजिशन लॉ लगा के डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये जो दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके प्लस कर दूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को साइन फाई को मैंने लिया था ना, ठीक है, तो फाई, तो ये मेरी इक्वेशन इस तरीके से आई। अब क्या करें, इसको हम प्लस करें तो a स्क्वायर, ये तो मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई, a2 कॉस स्क्वायर फाई और a2 साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आएगा। लेकिन मुझे पता है जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे के ए स्क्वायर लग सकता है, या फिर अगर मेरे पास, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास, रूट ऑफ आई आ जाएगी। तो जो मेरी लास्ट इक्वेशन थी वो कैसी चेंज हो जाएगी, के ए, अगर उसको मैं पहले पूरी इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं के का मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर लास्ट में उसको आई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगी। तो के ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, के ए वन स्क्वायर के ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस के ए टू स्क्वायर। अब अगर मैं किसी को इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना पड़े तो ये हो जाएगा आई वन आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। तो ये तो पहली वेव की इंटेंसिटी है। दूसरी वेव की इंटेंसिटी ये क्या है, ये मेरी मेन इंटरफेरेंस टर्म होती है, ये टर्म। तो इंटरफेरेंस टर्म क्या है, इसमें इंटरफेरेंस टर्म है 2i1 i2 cos फाइव, ये मेरी इंटरफेरेंस टर्म है। मतलब इंटरफेरेंस टर्म इनडायरेक्टली कॉस पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए और अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो कॉस की वैल्यू का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो देखते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।